नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब खुद का संख्या बल हो और साथियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करना हो तब बहुत आसान होता है कोई बिल पास कराना सदन में। लेकिन जब आपके पास 240 सीटें हों और 30, 32, 35 सीटों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना हो तब फिर मुश्किल होता है कोई बिल पास कराना। 2024 4 जून को जब नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई, कांग्रेस ने 99 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। ऐसे में खूब उत्साह में थे विपक्षी। उन्हें लगा कि उन्होंने बीजेपी को अब यहां तो रोक दिया कि वो कोई बिल पास नहीं करा पाएंगे सदन में। लेकिन जब सबसे बड़ा बिल पास कराने की बारी आई इस सरकार की, वक्फ संशोधन बिल, तो आसानी से पास हुआ, ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी। जिसके बाद चर्चा इस पर हो रही कि क्या 240 सीट पर रुकने के बाद बीजेपी का जो मनोबल टूटा था वो फिर से बढ़ गया। क्या बीजेपी अब संख्या बल को लेकर परेशान नहीं है और 99 सीट जीतने वालों का मनोबल टूट गया? पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। इन तमाम सवालों पर उनसे जवाब लेंगे और चर्चा करेंगे। पंकज जी, 240 सीटें आई थी 4 जून, बहुत अच्छे से याद है, और ऐसा लगा था कि कोई बिल पास नहीं हो पाएगा, विपक्ष हर बिल में अड़ंगा लगा देगा। लेकिन बीजेपी उत्साह से भर गई होगी वक्फ संशोधन बिल पास करवाकर। नहीं, हम एक कहानी सुनते थे ना कि राम की बातें राम ही जाने। यहाँ पे मोदी की बातें मोदी ही जाने। मोदी ने ऐसा जाल फेंका कि विपक्ष फंस गया। मोदी ने चुनाव के पहले ही 400 पार इतना किया कि 400 पे रोक के ही ये खुश हो गए। ये इस बात को भूल गए कि भैया सरकार तो मोदी ही बना रहा है, तुम क्यों खुश हो। चुनाव से पहले ही इतना बड़ा बेंचमार्क, 99 सीट जीतने के बाद आपने देखा था कि नहीं है? तो यही तो इनको हार कर भी एहसास दिला दिया ऐसा कि मानो तुम जीत गए हो। लोग 272 सीट के लिए लड़ते हैं। पूरा का पूरा विपक्ष 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी को 400 न आए इस बात के लिए लड़ रहा था, और जब नहीं आया तो ये खुश हो गए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मोदी कहते तो जाल में फंस गए। दूसरा, इनको फिर चारा डाला गया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ चला रहे हैं ना, तो मोदी अब उतने कड़े डिसीजन नहीं लेंगे। अब वो अटल जी जैसी सरकार चलाएंगे और बड़ा समझौता करना पड़ेगा इनको। ये चारा विपक्ष ने नहीं नैरेटिव फैलाया था, ये बीजेपी ने फैलाया था ताकि ये खुशफहमी में रहें। एक तो 400 रोकने की खुशफहमी, और दूसरा कि बड़ा मजबूर सरकार होगा, कमजोर प्रधानमंत्री होंगे। उनको पता ही नहीं था कि मोदी चीज क्या है। और वो उसी खुशफहमी में हरियाणा हार गए। हरियाणा में पूरा आश्वस्त कर दिया था कांग्रेस को कि तुम्हारी सरकार तो बन ही रही है। और हुड्डा साहब ने चुनाव परिणाम के एक रात पहले मंत्रिमंडल डिसाइड करना शुरू किया था, तुम स्वास्थ्य मंत्री, तुम शिक्षा मंत्री। अगला दिन चुनाव परिणाम आया तो बोला ये क्या हो गया? किसी और के हिस्से में बढ़ गई। यही बात है। दूसरा, ये फिर भी नहीं संभले, वो समझ नहीं रहे थे कि मोदी क्या खेल कर रहा है। ये क्या है, महाराष्ट्र में चुनाव के पहले फिर नैरेटिव फैला दिया गया कि इस बार तो भाई कांग्रेस और जो शिवसेना और जो ये है उसकी लहर चल रही है। और अंदर अंदर ये क्या कर रहे थे कि वो खुशफहमी में हवा हवाई थे और ये अंदर अंदर गोटियां सेट कर रहे थे। चुनाव आते आते एक रहोगे तो नेक रहोगे का ऐसा नारा चला कि ऐतिहासिक हार हो गई। तो ये तो जो 90-99 सीट लाकर जो ऐसे कर रहे थे वहां पे तो इनको समझ में आ गया। अब लेकिन सदन की बारी मुद्दों पे सदन में कितनी बड़ी चुनौती थी वक्फ संशोधन बिल पास कराने की? नहीं, सदन के बारे में बताता हूं। जिस दिन चुनाव परिणाम आया ना, सबसे पहले झट से कांग्रेस ने ऑफर कर दिया, नीतीश जी आपको हम प्रधानमंत्री बना देंगे, आ जाइए। नीतीश जी इतना कच्चा खिलाड़ी हैं, वो 25-30 साल से देख नहीं रहे कि तुम हमको प्रधानमंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे। बनाओगे तो कितना दिन बनाओगे? आपस में पड़ती नहीं एक दूसरे की। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, इंडिया की बैठक नहीं हुई है, जो इनका डॉट वाला इंडिया था, तो नीतीश नहीं समझ रहे थे। और बनाया हुआ किसका था? नीतीश का ही। तो नीतीश जिस घर को बना रहे उस घर के कंक्रीट को, सीमेंट को, बालू को समझ रहे हैं कि ये भुरभुरा है, कभी भी गिर जाएगा। तो नीतीश जी उस झांसे में नहीं आए, चुपचाप रह गए। इनकी एक उम्मीद और थी कि जो कोर इश्यू है बीजेपी के, जैसे यूसीसी हो गया, जैसे वक्फ वाला हो गया, इसको तो कम से कम टच नहीं करेंगे। मैं फिर बोलता हूं कि मोदी ने ऐसा चाल चला कि जब सबसे कॉन्टेजियस इशू, जब वक्फ बिल पेश हो रहा था, तो मोदी आराम से बिम्स्टेक में रामायण देख रहे थे थाईलैंड में बैठ के। कोई चिंता नहीं, उनको पहले से पता था कि बहुमत हमारे पास है। अगर जरा भी शक होता ना तो मोदी यहां मौजूद रहते और सारी चीजें मैनेज करते रहते। इतने आश्वस्त थे कि समझिए किसी को कोई चिंता नहीं थी।
और पेश होने के वक्त ही विपक्ष को यह पता चल गया था कि हमारी हार निश्चित है। तो जो न इशू पे मोदी को जरा भी नॉर्मलाइज कर सके, ना चुनाव मैदान में नॉर्मलाइज कर सके, तो अब क्या एक मात्र बचता है कि मोदी रिटायर कब हो रहे हैं। बिल्कुल, ये लेकिन ये बिल पास हो जाने के बाद पंकज जी कांग्रेस को समझ में आ गया होगा कि उनके पास 99 सीटें ही हैं। नहीं, 99 सीटें ही है, और वो अब हंसी आती है कि वो मैं बार बार वो तस्वीर याद करता हूं हाथ हिलाने वाली। उनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी ने 400 क्यों कहा था। क्योंकि उसे पता था कि तुम सिर्फ 400 पे रोकने के लिए लड़ोगे, तुम 272 लाने के लिए नहीं लड़ोगे। तो रोक दिया, और मोदी जी को पहले पता था चुनाव के पहले कि फंसा दिया है मैंने। अब मैं एक और मुख्य बात बताता हूं, देश का नैरेटिव चेंज कर दिया। देश में एक भ्रम था, भ्रम यह था कि मुसलमान वोट के बिना न कोई सरकार बन सकती है न चल सकती है। 2014 के पहले यह था कि नहीं, मुसलमानों को खुश करो, वो इकट्ठे होकर वोट देते हैं, हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है वगैरह। 2014 के बाद पहली बार इस देश में एक बड़ा वर्ग हिंदू का हिंदू बन के वोट कर रहा है। अभी भी जातिवादी हैं, वो जाति के हिसाब से करते हैं, लेकिन जाति की दीवारें टूटी है, और टूटी नहीं तो दरकी जरूर है। और वो हरियाणा और महाराष्ट्र में उसका उदाहरण दिखा। बिल्कुल, समाज में आप परिवर्तन महसूस कर 4 सकते जून हैं। को हिंदुओं ने शायद जो लगा कि उन्होंने गलती कर दी बहुमत ना देकर, वो हरियाणा और महाराष्ट्र में आकर ठीक कर लिया, जहां तक अगर समझा जाए तो। और नहीं, और एक देखिए ना, एक आदमी नैरेटिव बार बार दे रहा है, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, लोगों के बीच एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। दूसरा आदमी एक लाइन से बोल दिया बटोगे तो कटोगे, वो जन आंदोलन बन जाता है। तो पब्लिक के नब्ज पे उंगली किसकी है? दूसरे की, जिसका बयान तुरंत जन आंदोलन बनता है, पब्लिक उसको हाथों हाथ लेती है। एक आदमी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, जाति के सर्वे कराएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सचिव से लेके कुछ नहीं है, अभी भी वो रट लगा रहा है। इस पूरे अगर मामले से समझें, जैसे आजकल चल रहा है कि चलिए ऐसी निगेटिव पब्लिसिटी मिल जाए तो वो भी पब्लिसिटी ही। आजकल काफी एड्स ऐसे चलते हैं, ऐसी निगेटिव खबरें चलवाकर लोग पब्लिसिटी स्टंट करते हैं और अच्छे खासे उनके यूजर्स फॉलोअर्स हो जाते हैं। क्या बीजेपी ने उसी तरीके से जो आप समझा रहे हैं गेम किया कि इनको भ्रम में रखा, अपने आप के लिए निगेटिव चीजें रखी, और इनकी पिच पर कि हाँ भाई तुम्हारी पीछे तुम खेलते रहो, और स्टंपिंग पीछे से कर दी? नहीं, मोदी ने क्या किया ना कि उनको अपने स्ट्रॉन्ग पिच पे लाया है। मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलता हूं, इनको पता नहीं चल रहा है कि मुसलमान जितनी गालियां देंगे बीजेपी को उतना फायदा होगा। बीजेपी चाहती है कि देश के मुसलमान उनको खूब गालियां दे और उठपटांग हरकतें करे। इस ट्रैप से वो निकल ही नहीं पा रहे, और विपक्ष इसमें फंस रहा है। ये अच्छा बताइए, हिंदुओं की आबादी कितनी है? 80%। बाकी अल्पसंख्यकों में आप जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, इन सबको हटा लीजिए, और मुसलमानों के भी एक तबके में अब तो और गेम प्लान शुरू हो गया, पसमानदा बनाम अशराफ। वक्त के समय ये खूब चला। तो आपकी जमीन सिकोड़ रहे हैं मोदी, आपको हिंदू, एंटी हिंदू पार्टी घोषित कर रहे हैं, और आप हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपना, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी करो, कांग्रेस ने अपना राष्ट्रवादी कलेवर और तेवर दोनों बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय तक ही था, ज्यादा से ज्यादा नरसिम्हा राव के समय तक। जब तक कांग्रेस की सरकार इस देश में तभी तक बन सकी जब कांग्रेस के साथ एक राष्ट्रवादी ठप्पा और देशभक्ति का ठप्पा लगा हुआ था। नरसिम्हा राव हो या फिर राजीव गांधी हो जिन्होंने राम मंदिर का ताला खोलवाया, या फिर इंदिरा गांधी हो, ये आदमी समझ नहीं पा रहा है कि उस ट्रैप पे फंस रहा है। बिल्कुल, जिस ट्रैप में मोदी फंसाना चाह रहे थे, विपक्ष उसमें फंसता गया। और ऐसे में आखिरी सवाल मेरा ये कि क्या संख्या बल को लेकर दोनों सदनों में अब निश्चिंत रहेगी बीजेपी अगले और जो बिल लाएगी? दूसरी बात, जब जेपीसी में मामला गया तो हमने ही चर्चा की कि बहुत मुश्किल है कि इसको लेकर आए, केवल शिगुफा छोड़ रहे हैं। क्या बीजेपी कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर से लौटी है 4 जून 2024 के बाद? नहीं, बीजेपी मोदी सरकार आने के बाद से अपने कोर इशू पे ही टिकी हुई है, और प्लस वेलफेयर, कोर इशू प्लस वेलफेयर स्कीम। संख्या बल को लेकर कोई इनको परेशानी नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, बीजेपी के को जितने भी वोट मिलते हैं उसका 20% वोट हार्डकोर कैडर का है, सिर्फ 20%, जिसमें उग्र हिंदुत्व वाले लोग हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उसमें क्या किया कि बीजेपी ने एक देशभक्ति का फ्लेवर डाला, राष्ट्रवाद का, उसमें चाशनी मिलाया।
तो उससे क्या होगा कि वैसे लोग जो हिंदुत्व को लाइक नहीं भी करते थे कि तो समाज को तोड़ने वाला है, लेकिन देशभक्ति के नाम पे जरूर जुड़ गए। और तीसरा, इन्होंने क्या किया कि वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से वैसे लोग को अपने साथ जोड़ा जो बीजेपी के एंटी हुआ करते, जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के वोटर। आज दलित वर्ग, एक बड़ा दलित वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ा है क्योंकि बीजेपी लाभ दे रही है, या फिर अति पिछड़ा समाज वो जुड़ा हुआ है। ये समझने है कि मोदी ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है कि जिसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, सवर्ण हिंदू भी है, पसमानदा भी है, मिला लिया है अपने साथ, पसमानदा भी है। बिल्कुल पंकज जी, तोड़ के लिए आपने क्या किया जी? जिस तरीके से मोदी ने अपने हिसाब से खिलाया है, कांग्रेस और विपक्षी उसी पर खेलते गए और आखिरकार वक्फ संशोधन बिल जब पेश हुआ, पास हुआ, अब तो कानून बन गया, तो उसने ये बता दिया कि संख्या बल को लेकर कोई भी परेशानी नहीं है, यहां पर बिल पेश होगा, पास होगा और मोदी जी कहीं बिम्स्टेक में बैठे होंगे, किसी मीटिंग में आराम से भारत की बात कर रहे होंगे, उनको इतनी परेशानी नहीं होगी कि मेरे पास 240 सीटें हैं तो मुझे मौजूद रहना चाहिए। यह बताता है कि 4 जून 2024 को जो हुआ उससे कहीं आगे बीजेपी निकलकर फिर से उत्साह में नजर आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी पूरे फुल फॉर्म में वापस लौट चुकी है, जो बहुमत नहीं मिला था उसके बाद भी? कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पंकज जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।